नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राम राम। तनुज जी स्वागत आपका, मोनिका जी, विजय जी, जया सैनी जी, मूलचंद जी, जगदीश जी, आयुष वर्मा जी, प्रियांशी जी, कैसे हैं आप? मोनिका जी स्वागत आपका, ऋतु कौर जी, मुकेश प्रजापति जी, ललित व्यास जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। थोड़ा मौसम खराब है, बाहर बिजलियां चमक रही है, तो जब तक मौसम ठीक है तब तक अच्छे से सेशन चलेगा। सुनीता शर्मा जी कैसे हैं आप? और अगर मौसम खराब होता है तो फिर हो सकता है कि बीच में सेशन बंद करना भी पड़ जाए। 3 बजे वाली क्लास कल और नहीं होगी, फिर करेंगे 3 बजे वाली क्लास। 3 बजे वाली क्लास का क्या है, बाकी सारी क्लासें तो अपन पूरे टाइम टू टाइम सेट हो गया है, बस 3 बजे वाली क्लास को और सेट करना है। वो भी हम बहुत जल्दी सेट करके उसको भी शुरू करेंगे। कुलदीप सिंह जी कैसे हैं आप? नारायण जी स्वागत आपका, मानू कुमावत जी स्वागत आपका, नीलम जी स्वागत आपका। विद्वान साथियों, कक्षा 6 एनसीईआरटी हमारा अतीत भाग 1 हम पूर्ण कर चुके हैं और उसका कल कंप्लीट वीडियो यानी 3 क्लासों में हमने उसको पूरा किया है, तो क्लास 6 का कंप्लीट वीडियो कल आपको मिल जाएगा एक साथ। इसके अलावा कक्षा 7 आज हम शुरू कर रहे हैं और आज के सेशन में कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की हम जो है वो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, यानी 2 चैप्टर हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो सीरीज है वो है एनसीईआरटी वन लाइनर सीरीज। ये जो सीरीज है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इस परिवार के अलावा, इस चैनल के अलावा कहीं पर भी आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। आप चाहें तो अच्छे से सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर कहीं नहीं है और ना ही किसी बुक में ये क्वेश्चन है, यानी केवल एनसीईआरटी बुक से ही ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बाकी आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अब तक किसी ने भी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाए हैं एनसीईआरटी के। एक पुस्तक आती जरूर है महेश कुमार वर्णवाल की, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा अलग तरीके से हमने उसके अलावा डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आपके लिए जो है वो ये सेशन क्रिएट करके लेके आए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है और अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है। जो हमने आपको आरबीएससी वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे वो भी अपने आप में पहली बार थे और ये भी अपने आप में पहली बार ही हो रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार के आप सदस्य नहीं बने हैं, आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है और केवल आप क्लासें ले रहे हैं, आपके सामने आ जाती है ऐसे ही तुक्के से, तो आज आप जो है वो सब्सक्राइब बटन दबा के और यहाँ पे लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। ये टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक के माध्यम से, इस कोड के माध्यम से आप टेलीग्राम पे जो है वो जुड़ जाएं और फिर इसके बाद आपको हर सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जो है वो हर सेशन की एंड होते ही आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चैप्टर नंबर क्लास नंबर 7 है, क्लास 7 है और आज कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं इन 2 चैप्टर से कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के अभी भी मन में कंफ्यूजन है कि क्या ये रीट के लिए ही काम आएंगे या फिर ये 2nd ग्रेड में भी, 1st ग्रेड में भी काम आ सकते हैं। तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो अगर कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, तो यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसे भी
यह सजेस्ट किया जाता है, उसे ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको ये सुझाव दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। तो लेवल की अगर बात करें तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां इंडियन हिस्ट्री का पार्ट आता है। तो बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार का भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। आपको कक्षा ये जो 6 to 10 हम कर रहे हैं, ये रीट में तो काम आएगी ही, सीटेट में भी काम आएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, और बाकी जो एग्जाम आप दोगे उसमें भी ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो काम आने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, इतिहासकार है एक जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज, के अनुसार हिंदुस्तान शब्द उपयोग किया जाता था। पहला चैप्टर है कक्षा 7 का। ये कह रहा है कि एक इतिहासकार हुए हैं मिनहाज ए सिराज, उनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो जो हिंदुस्तान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो हिंदुस्तान शब्द 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, यूनानी और ईरानी जो कि सिंधु नदी घाटी पर आए थे, वो उस सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी कहते थे या इंडस नदी कहते थे, और इस सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को क्या कहते थे, वो हिंदुस्तानी कहते थे। और हिंदुस्तान जो क्षेत्र था वो उस संदर्भ में एक छोटे क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता था जिसमें पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना का मैदान आता था। इसके बाद बात करते हैं कि बाबर के वर्णन में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। बाबर के साथ एक उसका लेखक आया, बाबर ने अपनी भारत यात्रा यानी भारत में जो लूटपाट वो करता था, इसका पूरा लेखा जोखा रखने के लिए वो एक अमीर खुसरो नामक इतिहासकार अपने साथ रखता था, जो उसकी भारत की ओर जो भी लूटपाट होती थी उसका वो लेखा जोखा जो है वो रखा करता था। तो जो अमीर खुसरो ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हिंद शब्द के प्रयोग की बात करें तो 17वीं शताब्दी में भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति के लिए क्या नाम लिया जाता था, हिंदुस्तान नाम जो है वो लिया जाता था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो मध्य युग में विदेशी शब्द का अर्थ क्या था। मध्य काल में एक ऐसा समय था, आज अगर हम विदेशी शब्द की चर्चा करते हैं तो विदेशी शब्द वो होता है जो भारत के बाहर रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। लेकिन बचपन में आप एक बहुत सुंदर सी फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गीत था, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, परदेसी मेरे यारा भूल न जाना। आप सबने अपने बचपन के काल में इस गीत को बहुत बार सुना भी है, बहुत बार गाया भी है। तो यहां पर देखो आप, परदेसी का अर्थ क्या होता है, परदेसी का अर्थ होता है जैसे कि मैं चूरू जिले में रहता हूं तो मेरे लिए किसी दूसरे स्थान का व्यक्ति जो मेरे गांव का नहीं है वो मेरे लिए परदेसी है। यानी परदेसी शब्द का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिया जाता था जो हमारा परिचित नहीं है, जो हमारे गांव का नहीं है, जो पड़ोस के गांव का है, उसके लिए भी हम परदेसी नाम लेते थे। लेकिन वर्तमान में परदेसी शब्द का अर्थ होता है दूसरे देश का व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्कृति से और समाज से नहीं जुड़ा है और हमारे लिए अनजान है, परदेसी कहलाता है, विदेशी कहलाता है। क्या कहलाता है, विदेशी कहलाता है। मध्यकाल में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। मध्यकाल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए जिसके अंदर नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा, जैसे कि सिंचाई में रहट का प्रयोग होना, कताई में चरखी का प्रयोग होना और युद्ध में अग्नि शस्त्रों का प्रयोग होना। प्राचीन समय में जब सिंचाई की जाती थी तो पानी को निकाला जाता था रस्से की सहायता से,
लेकिन मध्यकाल में रहट का उपयोग होने लगा। आप रहट को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये किसी किसान के खेत में कुआं बना हुआ है और इस कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है देखिएगा। पहले तो लोग कैसे निकालते थे, पहले तो जो पानी निकाला जाता था वो सीधे निकाला जाता था, रस्सा डाला, बाल्टी डाली और पानी बाहर खींच के निकाला जाता था, जिसमें बड़ी परेशानियां होती थी। बाद में क्या किया गया, यहां पर दो ऐसे क्या किए गए, खंबे बनाए गए। ठीक है, एक खंबा यहां आ गया और एक खंबा इधर वाले पे आ गया और इन दोनों के मध्य एक पुली लगाई गई और वहां पर एक पुली के साथ में एक रस्सा डाला गया और इस रस्से के साथ बाल्टी पानी की जो है वो यहां जाती और इस रस्से को जो है वो ऊंट के द्वारा या बैल के द्वारा खींचा जाता और ये पानी ऊपर आता और फिर आसानी से इसको बाहर निकाला जा सकता था। इसे कहते हैं रहट। तो रहट का प्रयोग किया जाने लगा कुएं से पानी निकालने के लिए। चरस का भी उपयोग किया जाता था, उसमें काफी ज्यादा पानी आता था। चरस तो मेरी देखी हुई भी है। ठीक है, बिल्कुल नगेंद्र जी, भेजिए आप क्वेश्चन। तो ये पद्धति का जो विकास है वो मध्यकाल के अंदर हुआ। इसके अलावा जो है वो क्या हुआ देखिएगा, इसके अलावा कताई में चरखी का उपयोग करने लगा। गांधी जी का जो चरखा है उसका उपयोग सूत काटने के लिए किया जाने लगा। एंड युद्ध में जो है वो गोला बारूद का उपयोग किया जाने लगा। युद्ध में गोले बारूद का उपयोग जो है वो किया जाने लगा, यानी अग्नि वाले शस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अग्नि का क्या हो, प्रसार हो, यानी खतरनाक बारूद वाले यंत्रों का या हथियारों का प्रयोग जो है वो मध्यकाल में शुरू हुआ। ये मध्यकाल के प्रमुख परिवर्तन हैं जो हमें मध्यकाल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। खान पान में बदलाव क्या क्या हुए मध्यकाल के अंदर जो है वो आलू भारत आया, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आदि का जो है वो आगमन होता है भारत में। मध्यकाल में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, तो मध्यकाल में राजपूतों का उदय हुआ, मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड काश्यप आदि जो है वो शासक वर्ग जो है उत्पन्न होते हैं। जाति पंचायत द्वारा किन का पालन करवाया जाता था, तो जाति पंचायत के द्वारा जातियों के नियमों का, जैसे आप किस जाति के हो, कोई जाट है, कोई कुम्हार है, कोई सैनी है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, तो हर जाति के अंदर एक समाज सुधारक होते हैं, हर जाति के अंदर एक संस्था होती है और वो संस्था क्या करती है, उस जाति के जो रूल हैं वो उस जाति के लोगों को मनवाती है और जो रूल नहीं मानता है उसे कहते हैं कि तू हमारी जाति का नहीं रहा, है ना। तो ये भी व्यवस्था थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में कौन से धार्मिक परिवर्तन हुए, तो मध्यकाल में नए देवी देवताओं का पूजन करना, मंदिरों का निर्माण करना, ब्राह्मणों का धर्म शिक्षक के रूप में महत्व, यानी धर्म रक्षक शब्द था, यहां पर शिक्षक शब्द यहां पे गलत लिखा गया है, धर्म रक्षक। ब्राह्मण जो है वो धर्म रक्षक शब्द है, धर्म रक्षक के रूप में महत्व बढ़ा। नए धर्म इस्लाम का भी भारत में आगमन हुआ। किस कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास में रखा जाता है, तो मध्यकालीन इतिहास में 700 ईस्वी से लेकर और 1750 ईस्वी तक का जो काल है वो आता है किसमें, मध्यकाल के अंदर आता है। लगभग ये कितना काल हो गया, 1000 वर्ष का जो है वो कालखंड हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में सामंतों ने स्वयं को क्या घोषित करना शुरू कर दिया। जो सामंत होते थे शासक के नीचे, उन सामंतों ने अपने आप को क्या घोषित करना शुरू कर दिया, उन सामंतों ने अपने आप को महासामंत, क्या कहना शुरू कर दिया, महासामंत और महामंडलेश्वर। राष्ट्रकूट राजवंश किसने स्थापित किया था, तो दत्ती दुर्ग ने अपने स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की या राजवंश की स्थापना की। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ होता है सोने का गर्भ,
हिरण्यगर्भ एक ऐसा संस्कार होता था या ऐसी एक सिस्टम होता था जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन अगर वह इस हिरण्यगर्भ अनुष्ठान को करता है तो क्षत्रिय न होते हुए भी उसे क्षत्रिय रूप में जो स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हूं और मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, यानी मैं अपने आप को क्षत्रिय के रूप में जो है वो स्थापित करना चाहता हूं, तो अगर मैं ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता हूं तो पूजा पद्धति के द्वारा ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग मैं क्षत्रिय बन सकता हूं। तो ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय वंश में नए जन्मे हुए व्यक्ति भी क्षत्रिय बन जाते हैं। इस अनुष्ठान को हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहते हैं। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का अर्थ होता है सोने का गर्भ। कदम मयूरेशन और गुजर प्रतिहार, ये दो शासक हैं, एक तो है कदम मयूरेशन और दूसरा है गुजर प्रतिहार। ये दोनों ही जो थे वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये दोनों क्या थे? गुजर प्रतिहार में हरिश्चंद्र जो थे वो ब्राह्मण थे और इन्होंने ये हिरण्यगर्भ संस्कार करा, जिन्होंने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रम से कर्नाटक, ये जो है वो कदम जो है वो कहाँ? कर्नाटक के शासक बने और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में अपने राज्य की सफलतापूर्वक जो है स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास में बताया गया है कि कैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति भी क्या करके हिरण्यगर्भ संस्कार करके या हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्थापित कर सकता है। ये यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि मध्यकाल के प्रशासन में नए राजाओं ने कौन कौन सी उपाधि धारण की। मध्यकाल के अंदर जो नए नए राजा हुए, नए नए जो शासक हुए, उन्होंने कौन कौन सी जो है उपाधियां धारण की। तो महाराजा धीराज है, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि जो है वो उपाधियां इन्होंने जो है वो क्या की थी? धारण की थी। और दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन का जब समय आएगा तो वो भी करवाया जाएगा और कक्षा 9 भी आपको करवाई जाएगी। सब चीजें होगी लेकिन अपने अपने समय पर। महाराजा धीराज का क्या अर्थ है? राजाओं के राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का क्या अर्थ है? 3 भुवनों का स्वामी। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यकालीन प्रशासन में सत्ता में किन की साझेदारी रहती है? मध्यकालीन प्रशासन में सत्ता के अंदर जो है वो सामंतों, किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मण संगठनों की जो है वो साझेदारी रहती है। एंड मध्यकाल में राजस्व के रूप में लगान किससे लिया जाता था? मध्यकाल में राजस्व के रूप में लगान जो लिया जाता था वो किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से और व्यापारियों से क्या लिया जाता था? लगान लिया जाता था। क्या लिया जाता था? लगान लिया जाता था। एक बार सारे बच्चे मिलकर इस सेशन को शेयर करें आपके अपने दोस्तों के साथ। एक बार सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैप्टर नंबर 1, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। कहां के अभिलेखों में, कहां के कर दो इसको, कहां के अभिलेखों में 400 से अधिक प्रकार के टैक्स करों की चर्चा की गई है? किसकी चर्चा की गई है? टैक्स की चर्चा की गई है, करों की चर्चा की गई है। तमिलनाडु के चोल राजवंश के अभिलेखों में, तमिलनाडु में जो चोल राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 400 टाइप के टैक्स जो है वो वसूले जाते थे। इसकी जो है वो चर्चा की गई है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों तो देखिएगा, प्रशस्ति की रचना क्यों
की जाती थी? तो राजाओं की प्रशंसा करने के लिए प्रशस्ति की रचना की जाती थी। और प्रशस्ति की रचना कौन करते थे? तो ब्राह्मणों के द्वारा इसकी जो है वो रचना की जाती थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें कौन सी प्रशस्ति प्राप्त हुई है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ग्वालियर से हमें कौन सी प्रशस्ति प्राप्त हुई है? प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। और प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में इसको जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा अपने प्रशस्ति लेखक ब्राह्मणों को किस से पुरस्कृत करता था? जैसे मान लीजिए आप शासक हैं और आपकी एक ब्राह्मण जो है वो प्रशस्ति लिखता है और उस प्रशस्ति से आप बड़े खुश होते हैं, तो आप उसको किस प्रकार से जो है वो पुरस्कृत करेंगे? मुस्कान, ये क्वेश्चन रीट के लिए नहीं है। मुस्कान कह रही है सर ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत हैं, क्या रीट के लिए या कुछ और पढ़ें? बिल्कुल मुस्कान, आप कुछ और पढ़ें, कुछ और पढ़ें आप, ये नहीं है रीट के लिए आपके लिए। तो ताम्रपत्र ऊपर अभिलेखित शब्द होना चाहिए था यहां पर। ताम्रपत्र पर अभिलेखित ताम्रपत्र पर अभिलेखित भूमि अनुदान से। जैसे एक शासक खुश हुआ तो खुश होने के बाद वो क्या करता था? उस ब्राह्मण को एक ताम्रपत्र देता था जिसमें उसको बताया जाता था कि इतनी भूमि तुम्हें दान में दी जाती है, इतनी भूमि तुम्हें क्या दी जाती है? दान में दी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजतरंगिणी की रचना, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो 12वीं शताब्दी में कल्हण ने जो है वो राजतरंगिणी की जो है वो क्या की थी? रचना की थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजतरंगिणी में कहां के शासक की चर्चा की गई है? तो राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास की चर्चा की गई है। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य चला था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के मध्य चला। और त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए चला था? तो कन्नौज नामक स्थान था, जो कि गंगा घाटी का एक स्थान है, जो बहुत ज्यादा क्या था? उपजाऊ था। इसे प्राप्त करने के लिए इस पर किसका शासन होगा? यह किसकी राजधानी होगा? इसलिए इसका जो है वो त्रिपक्षीय युद्ध चला, जिसमें अंततोगत्वा जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों की क्या होती है? विजय होती है। इसके बाद देखिएगा, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद 997 से 1030 किस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है? तो मोहम्मद गजनी जो था, महमूद गजनी, इसने महमूद गजनी ने मध्य एशिया के भागों जैसे कि ईरान और भारत के पश्चिमी भागों के जो मार्ग थे उस पे इसने जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। गजनी ने किस मंदिर को अनेक बार लूटा था? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसको। और किताब अल हिंद किसकी रचना है? यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किताब अल हिंद जो है वो अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी ने किताब अल हिंद की रचना किसके कहने पर की थी? तो अल बरूनी ने इसकी रचना जो की थी वो मोहम्मद गजनी के कहने पर की थी। किसके कहने पर की थी? मोहम्मद गजनी के कहने पर की थी। और चौहान वंश का शासन कहां पर था? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में चौहानों का क्या था?
अधिपत्य था, यहां पर चौहानों का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। गुजरात में किन किन का शासन था? तो चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसका शासन था? तो गढ़वाल शासकों का शासन था। और चौहानों का किसके साथ संघर्ष चल रहा था? पृथ्वीराज तृतीय का गुजरात के चालुक्य वंश और उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल शासकों के साथ इनका जो था क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। और गढ़वाल वंश के शासक कौन सा शासक था जिसकी बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय उनके घर से स्वयंवर से उठा के ले जाता है, यानी उसको भगा के ले जाता है, या सीधे सीधे कहें कि कहीं ना कहीं संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, क्योंकि उनके पिता ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनको स्वयंवर में नहीं बुलाया और उनके स्थान पर उन्होंने पृथ्वीराज की एक पत्थर की मूर्ति जो है वो द्वारपाल के स्थान पर स्थापित की। और चूंकि संयोगिता ने अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज की एक छवि जो है वो अपने दिमाग में बना रखी थी, उनसे प्रशंसा सुन सुनकर, और उसने क्या किया, उस पत्थर की मूर्ति को ही जो है वो क्या पहना दी, स्वयंवर में माला पहना दी। और जब इस बात का खबर मिला पृथ्वीराज को, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के इस प्यार को एक्सेप्ट किया और उनको, यानी जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम संयोगिता था, उनको उनके पिता के सामने से जो है वो ले जाता है। ये था पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का। शायद आने वाले कुछ समय में आपको एक मूवीज भी जो है वो इस पे एक मूवी दिखेगी जो कि इसी टॉपिक पर बनी हुई है। इसके बाद देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कब हराया? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और सेकंड युद्ध में वो परास्त हो जाते हैं। कारण तो बहुत सारे थे परास्त होने के। नेक्स्ट देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। और चोल राजवंश कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो ये उरेयूर से लेकर और तंजावुर तक फैला हुआ था, तंजावुर तक। पंजाब और उस शहर में निशुंभ सुदनी मंदिर किसने बनाया? यहां पर कुछ शायद पंजाब शब्द नहीं होना चाहिए था, यहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं देखूंगा। मुटियारों को परास्त करने के बाद जो चोल शासक थे उन्होंने तंजावुर के अंदर, यहां शायद शब्द ये था तंजावुर में निशुंभ सुदनी मंदिर को किसने बनाया? तो जब चोल शासकों ने मुटियारों को परास्त किया तो इस खुशी में इन्होंने तंजावुर में निशुंभ सुदनी का मंदिर बनाया। और चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था राज राजा प्रथम, जो 985 के अंदर क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। चोल वंश के किस शासक ने जल सेना का निर्माण किया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेवी का निर्माण किसने किया था? जल सेना का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। और ये राजेंद्र प्रथम जो थे वो राज राजा के पुत्र थे। किसने तंजावुर और गंगा कोइंट चोलापुरम में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो राज राजा और राजेंद्र प्रथम ने। मंदिर पूजा
के अलावा किसका केंद्र था? यानी मंदिर में हम पूजा तो करते ही थे, ईश्वर की प्रार्थना अर्चना तो करते ही थे, इसके अलावा ये और किन का जो है वो केंद्र रहा है? तो इसके अलावा ये जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी जो है वो मुख्य केंद्र रहा है। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल मंदिर उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की बनी उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां इनकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा इन मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ उनके भक्तों की भी मूर्ति बनाई जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि जहां भगवान श्री राम की मूर्ति होती है वहां पर हनुमान जी की मूर्ति होती है, तो भगवान श्री राम के भक्त कौन थे? हनुमान थे। इसी प्रकार यहां पर जो है वो क्या किया गया था, ये जो चोल शासकों ने मंदिर बनाए, इन मंदिरों की विशेषता ये थी कि यहाँ पर एक तो मूर्तियां तो बहुत सुंदर बनती ही थी, बट ये मूर्तियों में भगवान के साथ साथ उनके भक्तों का भी जो है वो क्या होता था? मूर्ति होता था। आज इतना ही करेंगे, थोड़ा सा बारिश आने लगी है और जो कि आपको पता है कि थोड़ा घर पे काम चल रहा था तो सीमेंट वगैरह बाहर ही पड़ी हुई है, तो वो भीग जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा ढकना वगैरह है, ठीक है। तो इसीलिए आज के सेशन को यही बंद करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके इधर भी मौसम जो है वो बना हुआ है बारिश का। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सेशन हम कल कंटिन्यू रखेंगे यहीं से। आज थोड़ा सा छोटा सेशन हुआ है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तीसरा चौथा चैप्टर हम करेंगे। जो भी चैप्टर हम करें आप पहले से अगर पढ़ के आएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।